नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश देखे बगैर कैसे लगा सकते हैं रोक। हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिया था मथुरा में शाही ईदगाह में सर्वे कराने का आदेश, और मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में से मौखिक रूप से की थी आदेश पर रोक की मांग। और पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी मथुरा की जिला अदालत से मुकदमे हाई कोर्ट स्थानांतरित करने का मामला है। ये आप देखेंगे कि मथुरा है ना, यहाँ भी आप देखते हैं कि श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद बना हुआ है। और शाही ईदगाह मस्जिद में कुछ ऐसे प्रतीक देखे जा रहे हैं, कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि ये आप देखेंगे मंदिर होने के प्रमाण है या मंदिर से जुड़े होने के प्रमाण है। तो उसी पर बात हो रही। कल हम लोगों ने इस पर विस्तार से बात भी की हुई थी। एक सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी है ना, पूरा उसका इतिहास आप लोगों को वहां मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं आप लोग। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। संसद भवन की सुरक्षा में सैन्य मामले में ललित और महेश मास्टरमाइंड, ये दिल्ली पुलिस को शक दोनों ने ही रचा षड्यंत्र। ललित की भी रिमांड मिली है। गुरुवार देर रात महेश ने भी ललित के साथ किया था आत्मसमर्पण। ये आप सभी जानते हैं कि अभी संसद भवन में आप देखते हैं जो सेंध लगी ना, जो आप देखते हैं कि लोकसभा में कुर्सियों पर ये लोग उछले, उसी की बात हो रही है। पहली बार विधायक बने भजनलाल जन्म तिथि पर ली सीएम पद की शपथ। बड़ी अच्छी बात है। और अब आप देखते हैं कि जो राजनीतिक विश्लेषक है ना, वो भी फेल हो जाते हैं अब कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। एक बार राजस्थान चलिए। ये आप देखिए राजस्थान है, जयपुर इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका राजस्थान, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान में इससे पहले 1990 में स्वर्गीय हरिदेव जोशी ब्राह्मण सीएम थे, और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। और एक बात आपको बता दूं, देखिए कि जो उप मुख्यमंत्री होते हैं ना या उप प्रधानमंत्री होते हैं, संविधान में इस तरह का कोई पद नहीं है। वो तो क्या रहता है कि बराबरी के नेता रहते हैं सब, तो किसी को मुख्यमंत्री दे दिया जाता है, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कि दोनों के बैलेंस बना रहे हैं। सुरक्षा में सैन्य पर संसद में सत्ता पक्ष विपक्ष का बड़ा टकराव, ये आप देख रहे हैं अब चल रहा है। सेवानिवृत्त कर्मियों को मिल सकता है ईएसआईसी अस्पताल में इलाज। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय विचार कर रहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी ईएसआईसी के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाए। कैंसर के इलाज की सुविधा देने वाले अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की तैयारी भी हो रही है। महिला जज के यौन शोषण के आरोप पर सीजेआई ने मांगी रिपोर्ट। ये उत्तर प्रदेश की एक महिला सिविल जज ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और साथ ही इच्छा मृत्यु की मांग की। उन्होंने इच्छा मृत्यु वाली चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब की हुई है। अभी आपने देखा है ना, कल ही की बात है। ये दुष्कर्म के दोषी भाजपा विधायक को 25 वर्ष की सजा हुई। 3 लाख रुपए अर्थदंड न देने पर 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतेंगे राम दुलार गौंड। अदालत के फैसले के बाद धुंधी के विधायक की विधानसभा सदस्यता समाप्त होना तय है। क्योंकि आप देखते हैं कि 2 से ज्यादा साल की सजा होती है ना, तुरंत आप देखते हैं कि क्या हो जाता है, सदस्यता चली जाती है। 4 नवंबर 2014 को पीड़िता के भाई ने थाने में तहरीर दी थी। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता है, क्या है, विधायक है, उत्तर प्रदेश की बात है ये, सोनभद्र। दिल्ली सरकार हर मामला लेकर हमारे पास ना आए, सुप्रीम कोर्ट का शीर्ष अदालत ने डीसीपीसीआर को हाई कोर्ट जाने को कहा है। फंड रोक के जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था डीसीपीसीआर। एक बात और आपको बता दूं, देखिए दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात हो रही है, क्योंकि आप देखते हैं कि दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश
और दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की भी काफ़ी तनातनी चलती रहती है, इसलिए आप देखते हैं कि वो हर मामले में सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी ने मैदानी क्षेत्रों को कपाया और दिल्ली की सुबह शिमला से भी ज़्यादा ठंडी रही। पारा 4.9 डिग्री पर लुढ़का। न्यूनतम तापमान में 4-5 दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। कोई नहीं चाहेगा कि भारत में सरोगेसी उपयोग उद्योग बन जाए। एक दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी है, अगर देश में अंगदान की अनुमति दे दी जाए तो आधे गरीब अपना अंग खो देंगे। सरोगेसी से जुड़ी एक अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, भारत में गोद लेने की प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अब आप कहोगे कि सरोगेसी होता क्या है, तो सरल शब्दों में अगर हम कहें ना, इसे समझाएं तो अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला की कोख में अपने बच्चे को पालना सरोगेसी कहलाता है। ऐसे कपल जो माता पिता तो बनना चाहते हैं लेकिन वह बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वे सरोगेसी को अपनाते हैं। सरोगेसी भी दो तरीके से होती है, इसके लिए कानूनन कुछ नियम भी है। और सरोगेसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहले आप देखिए ट्रेडिशनल सरोगेसी और दूसरी आप देखते हैं कि जेस्टेशनल सरोगेसी। ट्रेडिशनल सरोगेसी में आप देखिए, ट्रेडिशनल सरोगेसी में डोनर या पिता के शुक्राणु को सरोगेट मदर के अंडाणु से मिलाया जाता है और इस प्रक्रिया में बच्चे की बायोलॉजिकल मदर सरोगेट मदर ही होती है, यानी जिसकी कोख के किराए पर ली जाती है। हालांकि बच्चे के जन्म के बाद उसके आधिकारिक माता पिता वे कपल ही होते हैं जिन्होंने सरोगेसी के लिए ऑप्ट किया हो। और एक है आपका जेस्टेशनल सरोगेसी। जेस्टेशनल सरोगेसी में माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु को मिलाकर सरोगेट मदर की कोख में रखा जाता है। इस प्रक्रिया में सरोगेट मदर केवल बच्चे को जन्म देती है। सरोगेट मदर का जेनेटिकली बच्चे से कोई संबंध नहीं रहता है। बच्चे की मां सरोगेसी कराने वाली महिला ही होती है एक तरह से। प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने पर 2 लाख तक की मदद। 11 लाख सरकारी स्कूलों में सिर्फ 1.88 लाख ही प्री प्राइमरी बाल बाटिका से जुड़े हैं। शिक्षा मंत्रालय ने प्री प्राइमरी बाल बाटिका कक्षा की संख्या बढ़ाने का छेड़ा अभियान। सबसे अधिक प्री प्राइमरी स्कूल बंगाल में खुले हुए हैं। पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा दे बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, पीएम ने सराहा। आप देखेंगे राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में केंद्रीय विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। एक गत 5 वर्ष में 1761 लोको पायलट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में फेल हुए। वैष्णव साहब कह रहे हैं। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 32 करोड़ से अधिक की कैंसर की जांच की गई है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। ये प्रधानमंत्री आरोग्य योजना कब आई थी आप लोग बताइएगा, इसकी तारीख आपको बताना है, ठीक है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिल सकता है, जो आपको बता रहे हैं ना कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बीमित कर्मचारियों के लिए। महुआ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 जनवरी तक टली। इनकी सदस्यता चली गई ना, पैसे लेकर सवाल पूछने पर आरोप लगे थे इन पर। एक दूसरे की राय के प्रति लोग सहिष्णुता रखें, ये जस्टिस कॉल कह रहे हैं। अपनी आखिरी कार्य दिवस पर कहा जज की निर्भीकता अहम है। 25 को रिटायर्ड होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज एस के कौल। पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना पर सहमत हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान। दोनों राज्यों के बीच इस मुद्दे पर जल्द होगा समझौता। अन्य परियोजनाओं पर भी सहमति बनाने के प्रयास हो रहे हैं। और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पूरी तरह सहमति बन चुकी है। अब दोनों राज्यों में नई सरकारें हैं, इससे संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रही हैं। अब गोदावरी कृष्णा पन्नार कावेरी लिंक जैसी कुछ अन्य परियोजनाओं पर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है और वे नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सहमति कायम करने पर उदारता का प्रदर्शन भी करेंगी, ये भी कहा जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने किया BEL से 5,300 करोड़ से अधिक का सौदा, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से। और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की होगी खरीद, इससे बढ़ती है तोपों की मारक क्षमता। पुणे और नागपुर प्लांट में किया जाएगा फ्यूज का निर्माण, अच्छी बात है। इस साल हवाई अड्डों पर अफरा तफरी होने की उम्मीद कम है। भीड़ से निपटने के लिए
किए गए कई अहम बदलाव। सिंधिया कह रहे चेक इन काउंटर से लेकर प्रवेश द्वार की संख्या में हुई बढ़ोतरी, और 38 हवाई अड्डों पर उपलब्ध होगी डिजी यात्रा की सुविधा भी, ये भी कहा जा रहा है। ये राजनीति की खबरें हैं। कई लोगों की किस्मत बन गई और कई लोगों की फूट गई। ये सब आप देखेंगे कि जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना वो, और सांप्रदायिकता, इस तरह की जो आप देखते हैं कि संसद में उत्पाद मचाया जिन लोगों ने, बहुत सारे लोग उनसे हमदर्दी भी रख रहे हैं कि वो अपनी बात कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने तारीख तो गलत चुनी। ये भी आप जानिए, 13 दिसंबर 2001 में आतंकी हमला हुआ था, उसी दिन उन्होंने तारीख चुनी। इसलिए आप देखते हैं उन पर कार्रवाई तो होगी, देखना। फरवरी में पेश होगा असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक। देखिए, जब कोई कानून बनाना होता है तो विधानसभा में पास करवाना होता है। विधानसभा में कोई प्रस्ताव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। जब विधानसभा से पारित हो जाता है, राज्यपाल की सहमति मिल जाती है, वो कानून बन जाता है। पीएम मोदी कल करेंगे सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन। हाईकोर्ट में उठेगी आगरा की जामा मस्जिद की सर्वे की मांग। केशव देव मंदिर के श्री विग्रह जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबे होने का दावा। ऐसा कहते हैं कि 3000 से ज़्यादा स्थान है जहां हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। एक बात आपको बता दूं कि इसीलिए आप देखिए वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था ना, धार्मिक स्थल कानून 1991 जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त की तारीख तय कर दी गई थी। इससे पहले जो कुछ भी हुआ हो सबको भूलना पड़ेगा। 15 अगस्त को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राम मंदिर के मामले को अलग रखा गया था इससे, और राम मंदिर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और भव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। लेकिन अब आप देखिए उस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। और ऐसा कहा जाता है कि केशव देव मंदिर को 1669-70 में तोड़वाकर औरंगजेब ने मंदिर के श्री विग्रह व अन्य चिन्ह आगरा का जामा मस्जिद में ले जाने का फरमान किया था। और देखिए औरंगजेब बड़ा विवादित शासक रहा है, और इसके कारण आज भी आप देखते हैं लोगों को परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। इस शिवसेना विधायकों की आयोग्यता पर 10 जनवरी तक लेना होगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। महाराष्ट्र में विधायकों की आयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को दिया समय। और ये आप देखते हैं कि उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे ना, तो उसी की बातें हो रही होने की। और जब से उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं योगी आदित्यनाथ आए, मुख्तार अंसारी के दिन भी खराब ही चल रहे हैं। व्यवसायी के भाई को धमकाने में मुख्तार को 5.5 साल की सजा हुई है। और आप लोगों को मालूम होगा अतीक चले ही गए, अतीक की। और अब आजम की भी बुरी स्थिति है। माफियाओं के बुरे दिन चल गए उत्तर प्रदेश में जब से आप देखते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। कई लोग बदले की भावना की बात भी करते रहते हैं कि योगी को बहुत परेशान किया गया तो अब योगी उन्हें परेशान कर रहे हैं। मणिपुर के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त। सरकार ने सुरक्षा के लिए उठाए कदमों की मांगी जानकारी। 2 सप्ताह के भीतर समिति को जवाब देने का निर्देश भी दिया। मणिपुर में आप देखिए जिस तरह से जातीय हिंसा फैली हुई थी, उन्हीं को लेकर बातें हो रही थी। यहाँ आप देखिए मणिपुर अगर आप चले ना, तो देखिए ये मणिपुर है। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है इसकी। और विधानसभा में अगर आप देखें तो यहाँ आपको 60 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और आप देखेंगे राजनयिक मदद के लिए निखिल गुप्ता के परिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका। अमेरिका ने लगाया खालिस्तान समर्थक आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप। 30 जून को प्रयाग में किया गया था गिरफ्तार। 4 जनवरी को करेगी सुनवाई। जो निखिल गुप्ता का नाम आया ना अभी
अमेरिका ने जो आरोप लगाए थे उसी की बात हो रही है। डीआरडीओ ने किया स्वदेशी यूएवी का सफल परीक्षण। यूएवी को नॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट बेंगलोर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ये आप मानव रहित विमान की बात हो रही है। डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो इसके बारे में, इस तरह की छोटी छोटी संस्थाएं हैं, इनके बारे में जरूर याद रखा करिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हरियाणा में प्राकृतिक दृश्यों, धार्मिक संघ, वन्यजीव पर्यटन की त्रिवेणी। वाटर वोट शुरू होने के बाद प्रकृति की गोद में बसा यमुनानगर बन रहा है पर्यटकों की खास पसंद। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है, ये भी याद रखिएगा। अब आप देखिए, ये संपादकीय पाठ है, ये प्रीलिम्स में आपको मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। आंसर राइटिंग करते हैं ना आप, तब भी आपको मदद मिलती है। यहाँ से निबंध लिखते हैं तब भी आपको मदद मिलती है। राष्ट्रहित पूरे ना करने वाली एक महान विजय। ये आप देखेंगे कि हम 16 दिसंबर 1971 को एक नए देश बांग्लादेश के जन्म के गवाह बने थे। तब वैश्विक परिस्थितियां विपरीत थीं। चीन और अमेरिका नए संबंध विकसित हो रहे थे। वह हेनरी किसिंजर की कूटनीति में का दौर था। मार्च 1971 में ढाका में पाकिस्तानी सेना की भीषण हिंसा के बाद पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश दमन का गढ़ बन गया था। पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह लगातार नरसंहार और महिलाओं से दुष्कर्म का खौफनाक सिलसिला चलाया, वैसा ही किसी भी सेना ने अपने नागरिकों के साथ नहीं किया होगा। और 30 लाख बांग्लादेशियों की नृशंस हत्या हुई थी। देखिए, यहाँ की बात हो रही है। ये आप देखें ना, ये पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता, दोनों हिस्सा भारत के हुआ करते थे। 1947 में अलग हुए थे। और आगे चलकर आप देखते हैं 1971 की बात हो रही, जब ये बांग्लादेश बना था। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी सीमा हमारी लगती है बांग्लादेश से। तो पाकिस्तान का दुर्भाग्य उसके साथ साथ चला। व्यवस्था लोकतंत्र की थी, और पर पाकिस्तानी संविधान तक ना बना सके। हिंदू समुदाय के कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। प्रधानमंत्री लियाकत अली की आर्मी हेडक्वार्टर में हत्या हो गई। और नौकरशाही और सेना के गठजोड़ वाले शासन के बाद 1958 में जनरल यहूब खान का सैन्य शासन आ गया। जनरल यहूब खान सैन्य शासक थे। जब पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार निष्पक्ष चुनाव हुए, शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग की नेशनल असेंबली में पूर्ण बहुमत मिला। और भुट्टो और सेना को बतौर प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान अस्वीकार थे। और पाकिस्तानी सेना की ओर से आम नागरिकों पर किए जा रहे अत्याचार की घटनाओं ने भारतीय जनमानस को हिलाकर रख दिया। इंदिरा गांधी ने जनरल मनेकशा को आप देखिए सैन्य कार्यवाही का निर्देश तो दिया, लेकिन उस सैन्य कार्यवाही के राजनीतिक और सैन्य लक्ष्य तय नहीं किए गए। क्या बांग्लादेश की आज़ादी से हमारी मूल कश्मीर समस्या का कोई समाधान संभव था? क्या पश्चिमी मोर्चे पर बड़े लक्ष्य की जरूरत नहीं थी? और इन प्रश्नों के बीच जब जनरल मानेकशा ने पूर्वी पाकिस्तान में तत्काल सैन्य कार्यवाही से यह कहकर मना कर दिया कि अभी हम तैयार नहीं है, तो इंदिरा गांधी ने वह बैठक स्थगित कर दी। और दोपहर बाद बैठक फिर बुलाई गई। मानेकशा ने कैबिनेट को रणनीतिक पक्ष से अवगत कराया। आखिर पूरी तैयारियों के बाद नवंबर के अंतिम सप्ताह से हमारी सेना पूर्वी पाकिस्तान में 3 दिशाओं से प्रवेश करने लगी। लक्ष्य था कि ढाका। मानेकशा के नेतृत्व के चलते सैन्य मनोबल में कोई कमी नहीं थी। विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर मोर्चे पर हाजिर था। उसके लड़ाकू विमानों ने कॉक्स बाजार और चटगांव के बंदरगाहों को आक्रमण से अक्षम कर दिया। और पूर्वी पाकिस्तान के हालात से विश्व अवगत था, लेकिन नैतिकता और मानवीयता के आधार पर भी कोई बंगालियों के समर्थन में हमारे साथ नहीं आया। विश्व के कई प्रमुख देश समेत अमेरिका के लिए लाखों बंगालियों का नरसंहार कोई मुद्दा ही नहीं था। भारतीय सेनाएं अपने अभियान पर थी। इंदिरा गांधी वैश्विक कूटनीतिक दबाव को अपने क्षमतानुसार झेल रही थी। विश्वास था कि हमारी विजय होगी तो फिर यही दुनिया बदल जाएगी। संसार सफलता का साथी होता है, ये तो आप भी जानते हैं। और ढाका का घेरा कसता जा रहा था। निक्सन और किसिंजर की रणनीति असफल हो रही थी। वे डर रहे थे कि बांग्लादेश में आत्मसमर्पण होते ही भारत कहीं पश्चिमी पाकिस्तान को लक्ष्य न बना ले। वे दोनों सोवियत संघ पर दबाव बनाने में लगे थे। सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सोवियत संघ लगातार वीटो कर रहा था। निक्सन ने तो चीन को भी उकसाकर भारत के विरुद्ध सेनाएं भेजने का अनुरोध किया, लेकिन बाजी उनके हाथ से निकलती जा रही थी। और जब जनरल गंधर्व नागरा ने जनरल नियाजी को संदेश भेजा कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो,
हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो नियाजी की हिम्मत जवाब दे गई और उन्हें पाकिस्तान से झूठे आश्वासन आ रहे थे। जनरल नागरा नियाजी को पहले से जानते थे। नियाजी के सामने असंभव भी सी परिस्थितियां थी और इस बीच जनरल जैकब अचानक ढाका पहुंच जाते हैं और नियाजी से कहते हैं कि कोई फायदा नहीं, जनरल साहब सरेंडर करें। नियाजी को यही संदेश जनरल अरोड़ा से मिलता है। नियाजी की हिचकियां बंद हो जाती हैं और वह कहता है कि रावलपिंडी में बैठे बदमाशों ने मरवा दिया। अपनी यूनिट 65 फील्ड रेजिमेंट के जवानों से मैंने ढाका विजय के तमाम किस्से सुने कि किस तरह हमने अपनी तोपों को 9 हिस्सों में खोलकर कभी खच्चरों से, कभी रिक्शा टांगों से लेकर चले, फिर मोर्चे पर पहुंचकर तोपें जोड़ी, गोले दागे और आगे बढ़े। हमारी पलटन का युद्ध घोष चढ़ जा छोरे जबरदस्त जोश भरने वाला था और अंततः आप देखेंगे हमारी विजय हुई, क्योंकि हथियारों से अधिक महत्वपूर्ण उसके पीछे खड़ा आदमी होता है। हमारे यहाँ विदेश और रक्षा नीतियों को भू राजनीतिक विमर्श के बगैर चलाना एक बड़ा संकट रहा है। राष्ट्रहित का सोच और शत्रुबोध तो अब विकसित हो रहा है। पहले हम अपने दीर्घकालिक हितों को भूलकर वैश्विक शांति का झंडा लगाए आदर्शवाद के ऊंचे आकाश में उड़ते रहते हैं। आज जैसी गंभीरता है वह 1947-48 के प्रथम कश्मीर युद्ध के बाद ही आ जानी चाहिए थी। भारत विभाजन के बाद हमारे राजनीतिक मानस का सोच खुद को पाकिस्तान के बराबर का देश मानने तक सीमित रहा। पंडित नेहरू ने कश्मीर में घुस आई पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह खदेड़ने के बजाय मध्य में ही युद्ध विराम करना पसंद किया। इसके बाद उन्होंने 3 लाख की सेना में से 1 लाख को रिटायर्ड कर घर भेज देने का निर्णय लिया और कुछ को भेज भी दिया। विरोध बढ़ा तब आप देखिए कहीं जाकर से सैनिकों का घर जाना रोक सका। और नेहरू के लिए युद्ध विराम के बाद कश्मीर कोई समस्या थी ही नहीं। युद्ध विराम ना किया गया होता तो हमारी सेना कश्मीर मुक्त करा लेती। 1971 में भी हमारा यह मान लेना एक गलती रही गई। बांग्लादेश बन जाने के बाद पाकिस्तान हमारे लिए कोई समस्या नहीं रहेगा। बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए लड़े गए युद्ध में हमें जो मिला वह शिमला की वार्ता में गवा दिया। पाकिस्तान को आणविक शस्त्र बनाने देना हमारी एक और बड़ी गलती थी। 1971 एक महान विजय थी, लेकिन वह प्रतिफलों को गवा देने की कथा बन गई थी। लेखक पूर्व सैनिक और पूर्व प्रशासक है, इनका नाम है आर विक्रम सिंह, के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। आतंकी संगठनों के बेलगाम वित्तीय स्रोत। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष 10 को पुराना है और इस संघर्ष की चिंगारी 7 अक्टूबर को इजराइल में आप देखते हैं कि हुए एक तरह से इजराइल पर हुए हमास के भयावह आतंकी हमले के बाद और भड़क उठी। और आप देखेंगे इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि कुछ लोग अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार के शैतानी तरीकों का इस्तेमाल करने से नहीं सकते। इसके जरिए वे सब समाज के लिए बड़ी समस्याएं और कठिनाइयां पैदा कर देते हैं। हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों ऐसे ही हैं। ये कई वर्षों से आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं और इजराइल हमास युद्ध के चलते दोनों ओर तमाम लोग हताहत हुए और इसकी सबसे बड़ी कीमत निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ी, क्योंकि जान गंवाने वालों में बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाओं और युवाओं की है। ये आतंकी समूह ऐसी विकट स्थितियां पैदा कर देते हैं जो जवाबी प्रतिशोध और अस्थिरता का कारण बनती है। और हमास का इजराइल पर हुआ हमला ऐसा ही एक उदाहरण है। इजराइल के जवाबी हमले से गाजा के लोगों की मुश्किलें ही बढ़ी हैं। बड़ी संख्या में असहाय नागरिकों को भोजन, पानी, बिजली और दवाओं तक की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और इसके चलते तमाम लोग सुरक्षित आश्रय की तलाश में अपने घरों से भाग गए हैं और दुर्भाग्य से कई मारे भी गए हैं। ऐसी समस्या के मूल कारण की पड़ताल करेंगे तो अवैध व्यापार और विभिन्न स्रोतों से आतंकी संगठनों को मिलने वाली वित्तीय सहायता सामने आएगी। आतंकी संगठन तस्करी और जालसाजी को एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल मानते हैं, जिस पर कई बार तो उनका एकाधिकार भी होता है। अंकटाड के अनुसार अवैध व्यापार दुनिया की लगभग 3% अर्थव्यवस्था को ली जाती है। यदि इस बाजार को एक देश मान लें तो उसकी आर्थिकी का आकार ब्राजील और कनाडा से भी बड़ा होगा। 2013 में नाइजर के अगाडेज में आतंकवादी हमले और 2015 में पेरिस में साली अब्दो हमले को नकली नाइकी जूते बेचने और सिगरेट तस्करी से मिले धन से वित्त पोषित किया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने चिंता व्यक्त की थी। परिषद के अनुसार आतंकवादी और आपराधिक संगठन हथियारों, दवाओं, कलाकृतियों और सांस्कृतिक धरोहरों की तस्करी के माध्यम से वित्त पोषण के स्रोत के रूप में अवैध व्यापार से लाभ उठा रहे हैं। उसी वक्त संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव जारी कर सदस्यों की नीतिगत उपायों के माध्यम से आतंकवाद और संगठित अपराधों के बीच संबंधों पर ध्यान देने का आग्रह किया था। और हमास के हालिया आतंकी हमले के संदर्भ में 2 आतंकी संगठनों की कार्यप्रणाली और उनकी DNA
को भी समझने की जरूरत है। हमास का गठन 1987 में हुआ और 2007 में उसने गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया। हथियारों, ईंधन, ड्रग्स के अवैध व्यापार के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग हमास के लिए धन के प्रमुख स्रोत रहे। अमेरिका सरकार द्वारा हमास से जुड़े कई क्रिप्टो करेंसी खातों को जब्त कर लिया गया। संगठन अपने क्रिप्टो वाले पत्ते पर चंदा मांगने के लिए फेसबुक और एक्स जैसे इंटरनेट मीडिया मंच का उपयोग करता है। इस कार्यप्रणाली को अमेरिकी आंतरिक सुरक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में उजागर किया गया। कई विश्लेषकों के अनुसार हमास ने जुड़े इन क्रिप्टो करेंसी खातों की कीमत करोड़ों डॉलर है। एक खाते आतंकी गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के सामान की खरीद में सहायक है। हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में हुई। वह वैश्विक सिगरेट तस्करी आप देखें तस्करी नेटवर्क और विश्वव्यापी कोकीन व्यापार में शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग में भी माहिर है। वैश्विक आतंकवाद और रुझान विश्लेषण केंद्र डाटाबेस ने 2018-2022 के बीच इजरायल, लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह के 44 हमलों को दर्ज किया। पिछले कुछ दशकों में अवैध गतिविधियों में हिजबुल्लाह की भागीदारी काफ़ी बड़ी है। अमेरिका और यूरोप में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए 2007 में शुरू की गई एक दशक तक चलने वाली कैसेंडा परियोजना के बाद से कोकेन नेटवर्क में इसकी भागीदारी का विस्तार हुआ है। पश्चिम अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में अपनी आपराधिक गतिविधियों के अलावा संगठन के पास पश्चिम एशिया में भी मजबूत ड्रग्स व्यापार नेटवर्क है। यह लेबनान और सीरिया की सीमाओं पर की जाने वाली तस्करी में शामिल है। अवैध व्यापार से हासिल होने वाले मुनाफे के बिना बड़ी संख्या में गोला बारूद, जमीन, हवा और समुद्र के जरिए हमले करने वाली मिसाइलें, ड्रोन, पैराग्लाइडर, स्पीड बोट समेत अन्य वे आधुनिक मारक क्षमता हासिल नहीं किए जा सकते, जिनका उपयोग 7 अक्टूबर के आतंकी हमले में किया गया था। हिजबुल्लाह और हमास ने अपने रणनीतिक और परिचालन फायदे के लिए इंटरनेट मीडिया जैसे नवीनतम सूचना प्रसार तकनीक का भी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया। इन माध्यमों ने उन्हें विभिन्न समूहों के विशिष्ट दृष्टिकोणों के अनुसार अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का अवसर दिया। ये संगठन इतने ताकतवर हो गए कि विश्व के दिग्गज खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने में सफल हुए। तस्करी और जालसाजी जैसे आतंक और अवैध व्यापार तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों पर अंकुश लगाना समय की मांग हो गई है। ऐसा करके ही हम आतंकी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बच सकते हैं। इस मामले में हमें भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि भारत विरोधी कई आतंकी संगठन भी तस्करी और जालसाजी के जरिए अपना वित्त पोषण कर रहे हैं। लेखक तस्करी जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ गठित फिक्की की समिति कैस्केड के चेयरमैन है। इनका नाम है अनिल राजपूत। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। जीवन का संघर्ष ही व्यक्ति को निखारता है, उसकी जीवनी शक्ति को प्रखर करता है। जिस तरह लोहे को भट्टी में तपाकर उसे शक्तिशाली बनाया जाता है, ठीक उसी तरह जीवन में आने वाली चुनौतियां व्यक्ति का सामर्थ्य को सबलता प्रदान करती है। और जो संघर्ष का आभूषण मानकर उसे अंगीकार करते हैं, वो इतिहास रचते हैं। तो कठिनाइयां आ रही हैं तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, यकीन मानिए, और मेहनत करने की जरूरत है। और ये संसद की सुरक्षा पर जो हंगामा हो रहा है अभी, गौवंश का संरक्षण। उत्तर प्रदेश में गौवंश संरक्षण के लिए 2 माह का विशेष अभियान जरूर चलाया गया है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि निराश्रित गौवंश की संख्या अभी भी काफी अधिक है। इन पशुओं की वजह से दुर्घटनाओं को आशंका तो बनी ही रहती है। किसानों की फसलों को सबसे अधिक खतरा है। किसानों को अपनी फसलों की रक्षा के लिए रात भर जागना पड़ता है। यह चिंताजनक स्थिति है कि सरकार की प्राथमिकता के बावजूद अभी तक निराश्रित गौवंश की समस्या का समाधान नहीं किया जा सका। और इसके लिए योजनाएं तो बहुत बनी है, उन पर काम भी किया जा रहा है, लेकिन जिन परिणामों की अपेक्षा की गई थी वह अभी तक सामने नहीं है। और सड़कों, बाजारों, खेतों में ऐसे पशु समस्या बने हुए, उन कारणों की पहचान की जानी चाहिए जिनकी वजह से गौवंश संरक्षण से जुड़ी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। सरकार ने मनरेगा के तहत अस्थायी गौ आश्रम स्थलों के निर्माण का आदेश भी दिया है। देखा जाना चाहिए कि कितनी पंचायतों में ऐसा किया जा रहा है। गौवंश संरक्षण के दावों उनके लिए बनाए गए आश्रय स्थलों का हर स्तर पर पड़ताल की जानी चाहिए। और एक बात आप खुद देखिए, जो गौशालाएं वहाँ गऊ भूख से मर रही है, और पशुधन विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान के अभी तक के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि गौवंश संरक्षण के लिए काफी काम किया जाना है। विभाग के अनुसार अभियान के तहत 1.20 लाख से अधिक गौवंश को आसरा दिया गया है। अब केवल 1.06 लाख गौवंश ही सड़कों, बाजारों, खेतों में बेसहारा घूम रहे हैं। हालांकि यह आंकड़ा विश्वसनीय नहीं नजर आता है। अधिकारियों को चाहिए कि सरकार की मंशा को समझते हुए भी ईमानदारी, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ गौवंश संरक्षण पर काम करें। इसके साथ ही आश्रय स्थलों की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाए। अब सर्दी आ गई है, जिसमें गौ आश्रम स्थलों में रखे हुए पशुओं को परेशानी हो सकती है, इसलिए उनके लिए चारा, भूसा, पानी, शेड के साथ अलगाव की उचित व्यवस्था भी जरूरी है।
ये अस्मिता के नाम पर जारी गलत पे था। ये शादी के बाद जब पहली रात थी, किसी विवाहिता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़े तो यह खास दिन उसके लिए खौफनाक होता है। राजस्थान के सांसी समुदाय की बेटियों को 21वीं सदी में भी यह दर्द सहना पड़ रहा है। सांसी जनजाति खानाबदोश अनुसूचित जाति की सूची में आती है। इस समाज में अभी भी दुल्हन को अपने कौमार्य साबित करना होता है। दुखद यह है कि इसके लिए अभी भी पुराने तरीके ही अपनाए जाते हैं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उसे सबके सामने पीटा जाता है। विरोध करने पर उसे डराया और धमकाया जाता है। ससुराल वाली लड़की से उस लड़के का नाम उगलवाने की कोशिश करते हैं जिससे उससे संबंध बनाए थे। कई लड़कियां यह प्रताड़ना सह नहीं पाती, आत्महत्या तक कर लेती। इस समुदाय में तलाक या दूसरी शादी का कोई संभावना नहीं होती। इस बेइज्जती के बाद जाति पंचायत बैठती हुए अनुष्ठान के नाम पर ससुराल वाले लड़की के पिता और लड़के से जमकर वसूली करते हैं। कई बार पीड़ित परिवार को जमीन और घर बेचना पड़ जाता है। पुलिस भी इन मामलों में यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि यह परंपरा इस समुदाय की निजी मामला है और यह प्रथा 100 साल से ज्यादा पुरानी है। इसकी शुरुआत तब हुई जब विदेशी भारत आए। वे भारतीय महिलाओं के साथ ज्यादती करके उन्हें फेंक जाते थे। कहते हैं कि राजपूत दुल्हन के कौमार परीक्षण के लिए धागे का इस्तेमाल करते थे। हालांकि समुदाय ने अब यह प्रथा खत्म कर दी, लेकिन कुछ समुदायों ने इसे अपनाकर कमाई का एक जरिया बना लिया है। राजस्थान के अलावा कुछ और प्रांतों में भी यह कुप्रथा आज भी फल फूल रही है। और महाराष्ट्र में एक समाज है कंजर भाट और गुजरात में छारा समाज, जहां यह प्रथा चलन में है। इस संवेदनशील विषय पर एक फिल्म भी बनी है, एक कोरी प्रेम कथा। 2024 में यह रिलीज हो सकती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि किसी लड़की की यौन इतिहास या नैतिक चरित्र का मूल्यांकन करने के लिए कौमार परीक्षण का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कौमार परीक्षण के प्रथा संविधान के अनुच्छेद 21 निजता के अधिकार का भी उल्लंघन है और चिकित्सीय रूप से भी अनुचित है। यह परीक्षण पित्त सत्तात्मक मानदंडों और लिंग आधारित भेदभाव को पुष्ट करता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौमार जांच को अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन अभियुक्त पर दहेज निरोधक एक्ट और आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। देखा जाए तो संवैधानिक या फिर वैज्ञानिक तौर पर यह कुप्रथा पूरी तरह से गलत है, जिसका अंत होना चाहिए। इस तरह की आप देखेंगे बहुत सारी प्रथाएं गलत है समाज में, लेकिन बहुत सारे लोग उसका विरोध करते हैं, सपोर्ट करने पर उतार हो जाते हैं। ये आप देखिए कॉलम है, देख सकते हैं। सागरीय उपनिवेश नहीं हिंद महासागर के देश। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तेजी से अपनी नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया, इसलिए उसके अनेक युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण करते हुए कई मोर्चों पर उन्हें तैनात कर रखा है। हर देश को ऐसा करने का अधिकार है, परंतु किसी देश को यह हक नहीं है कि वह हिंद महासागर क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए इस क्षमता का उपयोग करे। साथ ही इस प्रकार के देशों को अन्य देशों का सागरीय सहयोग मिलना भी सही नहीं है। इसलिए भारत ने मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों को चीन के सागरीय प्रभुत्व के प्रयासों में सहयोग नहीं करने के लिए कहा है। सुरक्षा के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन की बात हो रही है। चलिए अच्छी बात है। पहचाना आपने, खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। नए उद्योगों की स्थापना से पहले नई राजनीति देख लीजिए। तीव्र गति से बढ़ती आर्थिकी। भारतीय अर्थव्यवस्था अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही। विकसित देशों की तुलना में भी यह वृद्धि कहीं अधिक है। ऐसे अनेक संकेतक हैं जो इस तथ्य को स्पष्ट रूप से इंगित भी करते हैं। बाजार ने फिर भरी उड़ान, रुपये में भी मजबूती। 969 अंक पर उछलकर पहली बार 71,000 के पास जाकर बंद हुआ बीएसई का सूचकांक। सेंसेक्स 274 अंकों की तेजी के साथ 21,457 अंकों पर बंद हुआ। एनएसई की निफ्टी डॉलर के मुकाबले 27 पैसे बढ़कर आप देखते हैं 83.03 के स्तर पर बंद हुआ है भारतीय रुपया। वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने को तैयार है भारत, केंद्रीय पेट्रोल व प्राकृतिक मंत्री कह रहे हैं हरदीप सिंह पुरी। 6,199 रुपये प्रति ग्राम में मिलेगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। एलआईसी एजेंटों को अब 5 लाख रुपये ग्रेच्युइटी। और ईएसआईसी से अक्टूबर में 17.28 लाख सदस्य जुटे हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम से। एथेनॉल उत्पादन में गन्ने के रस का इस्तेमाल करने को मंजूरी मिली है। चावल की नीलामी के नियमों में बदलाव करने की बात भी हो रही है। भारत ओमान एफटीए वार्ता का समापन जल्द, मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है। नवंबर में वस्तु निर्यात 2.83% घटा। पिछले महीने भारत ने 33.90 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया था। आयात भी 4.33% कम होकर 54.48 अरब डॉलर रहा। व्यापार घाटा कम होकर 20.58 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा। एसबीआई ने कर्ज से जुड़ा ब्याज बढ़ाया। अगले वर्ष उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेगा किया इंडिया। दक्षिण कोरिया बाहर निर्माता कंपनी है ये।
ये जोया अख्तर ने हेस्को को दिए, केबीसी में जीते 25 लाख रुपए। हेस्को के कार्यों से प्रभावित होकर फिल्म निर्देशक जोखा अख्तर ने अपनी फिल्म में उठाया पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा भी। चलिए अच्छी बात है। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। यहाँ भी आप देखते हैं कि इजराइल लक्ष्य पर बमबारी करे, अमेरिका कह रहा है। दुनिया उठक पटक चल रही ना। अमेरिका में खालिस्तान आंदोलन को कोई समर्थन नहीं है, भारतवंशी सिख नेता कह रहे हैं। आरोग्य ठहराए जाने के विरुद्ध इमरान की याचिका पर आयोग को नोटिस। ये आप देखिए, इमरान खान के भी बुरे दिन चल रहे हैं पाकिस्तान में। भारत के साथ संबंध सुधारे पाकिस्तान, तरार कह रहे हैं पाकिस्तान। अमेरिकी कारोबारी साजिद तरार ने कहा है भारत ने हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौते को आगे नहीं बढ़ाया, मालदीव कह रहा है। ये आप देखिए, मालदीव ने भारत को एक और झटका दिया है। मालदीव ने कहा है कि वह भारत के साथ किए गए हाइड्रोग्राफिक सर्वे सहमति को आगे नहीं बढ़ाएगा। जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग और खोज के लिए दोनों देशों के बीच यह समझौता 2019 में हुआ था, जो अगले साल जून में समाप्त हो रहा था। लगातार भारत विरोधी रुख दिखा रहे मोहम्मद मुइज्जू सरकार ने इसे रद्द करने का ऐलान किया है। और प्रिंस हैरी ने जीता फोन हैकिंग का मुकदमा, मिला 1.4 लाख पाउंड हर्जाना। अमेरिका को H-1B वीजा के लिए मिले पर्याप्त आवेदक, वित्तीय वर्ष 2024 के लिए मांगे गए थे आवेदक। भारतीय पेशेवरों को लाभ होगा इससे। भारतीय बल के अधिकारी श्रीलंका गोल्डन आउल से सम्मानित हुए। श्रीलंका में डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में कमांड और स्टाफ कोर्स कर रहे भारतीय सशस्त्र बलों के सभी 3 अधिकारियों को गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया है। कोलंबो के भारतीय उच्चायुक्त के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बिग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को पुरस्कृत किया है। चीन ने हांगकांग से भागे नेताओं की गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा कर दी है। लाल सागर में फिर से 2 मालवाही जहाजों पर हमला हुआ है। ये गूगल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को स्थित इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल के कार्यालय के बाहर हजारों लोगों ने बैनर झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शनी इजरायल के साथ गूगल के अनुबंध का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इजरायल हमास युद्ध के दौरान गूगल चेहरों की पहचान तकनीक और फलस्तीन के लोगों की निजी जानकारियां इजरायल के साथ साझा कर रहा है। ट्रंप युग की नीतियों ने अमेरिका को अर्थव्यवस्था में कमजोर किया। एलन कह रहे अमेरिकी चीन बिजनेस काउंसिल में अमेरिकी वित्त मंत्री ने कसा तंज। साइबेरिया में -35 डिग्री पहुंचा तापमान। रूस के सबसे ठंडे इलाके की बात हो रही है। ये आपकी खेल के क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरें हैं। दीप्ति के दम पर भारत की मुट्ठी में मैच। इंग्लैंड की टीम 136 रन पर ढेर। दीप्ति ने लिए 5 विकेट। भारत ने दूसरी पारी में बनाया 478 रन की अच्छी बात है। महिलाएं भी आप देखते हैं कहीं कमजोर नहीं है। अंडर 19 एशिया कप में बांग्लादेश ने भारतीय टीम को किया बाहर। पदार्पण टेस्ट में आमिर जमाल ने लगाया छक्का। नोवाक जोकोविच और सावालिंका को ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार। मेसी की विश्व कप जर्सी 65 करोड़ में नीलाम हुई। गजब। हिमाचल में पैराग्लाइडिंग पायलट ने स्कूटी सहित भरी उड़ान। गजब। ये मां की हत्या कर ट्रॉली बैग में रखा सब 820 किलोमीटर रेल सफर का पहुंचा संगम। अब आप देखिए किस तरह के लोग रहते हैं। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि इंसानियत मानवता बहुत निचले स्तर पर जा रही है। और क्या बोलें इस पर। योजना के साथ बढ़ाएं कदम। यदि आप भी अपने किसी स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं तो उसी की बातें हो रही हैं। तकनीक से पढ़ाई को बनाए आसान। आजकल आप मैं कह रहा हूं ना कि आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, और तो आप कहीं भी बैठे हुए हैं कुछ भी आप देखते हैं कि कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यूनेस्को की सूची में कांगेर घाटी को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव में दावा की उद्यान विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की पूरे करता है मापदंड। और देश में आधा दर्जन राष्ट्रीय उद्यानों को अब तक मिल चुकी है मान्यता। एक ही क्षेत्र में 15 गुफाएं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 15 से अधिक सुंदर लाइम स्टोन की गुफाएं भी खोज की गई हैं। ये यूनेस्को के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। यूनेस्को की बात हो रही है।
और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो उनके बारे में जरूर याद रखा करिए। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। स्पेस टेक्नोलॉजी ने दी विकास को गति। 65,000 करोड़ रुपए की मौजूदा समय में देश की अंतरिक्ष व्यवस्था है। 45,000 लोग काम कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में। भारत बांग्लादेश के बीच भावनात्मक जुड़ाव है, बिल्कुल सही बात है। ये आप देखिए, यहाँ पे जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। अंतरिक्ष में बजाया जाने वाला पहला गाना बना जिंगल बेल्स। ये 1965 में आप देखिए आज ही के दिन जिंगल बेल्स अंतरिक्ष में बजाया जाने वाला पहला गाना बना था। इसे नासा की जेमिनी 6 अंतरिक्ष उड़ान के दौरान प्रसारित किया गया था। अमेरिकी गीतकार जेम्स लॉर्ड पियरफोर्ट ने 1857 में इस गीत को लिखा था। इसका मूल शीर्षक वन हार्स ओपन स्ले था। आई पेरेंट के जरिए पहचान की नई विधि का पता चला। 1935 में आज ही आप देखें टाइम पत्रिका ने अपराध विज्ञानी डॉक्टर कार्लटन साइमन ने आई पेरेंट रेटिना में कोशिकाओं के पैटर्न को पहचान के लिए एक नई वैज्ञानिक विधि के रूप में वर्णित किया। किसी व्यक्ति की आंखों का पैटर्न उंगलियों के निशान की तरह ही सबसे अलग होता है। और पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। पुरातत्वविद राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1879 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के भेरा इनमें इनका जन्म हुआ था। 1906 में बिहार के राजगीर, 1907 में चंपारण के एक स्तूप की खुदाई में योगदान दिया। 1921 में प्राचीन हड़प्पा सभ्यता की खोज का पुरातत्व क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1931 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक नियुक्त होने के वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने कई ऐतिहासिक स्मारकों स्थलों की देखरेख कर भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में योगदान दिया। 10 दिन में होने वाली ओवेरियन ट्यूमर की जांच अब 10 मिनट में होगी। MLN मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग ने विकसित की नई तकनीक। ऑपरेशन थिएटरों में स्लाइड की बता देगा ट्यूमर विनाइन है या मैलिग्नेंट। अध्ययन को एम्स नई दिल्ली में आयोजित 31वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों के साथ समक्ष प्रस्तुत किया। वैश्विक तापमान बढ़ाएगी गंगा के तलहटी की गर्मी। कन्नौज से बनारस तक गंगा जल का अध्ययन। 1.5 डिग्री तक बढ़े तापमान को विपरीत असर घुटेगी जलीय जीवों की जान। अधिकतम तापमान 30 डिग्री होना चाहिए। तापमान बढ़ने पर घटने लगेगा ऑक्सीजन। इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन एंड टॉक्सिकोलॉजी में प्रकाशित हुआ। 256 सैंपल लिए गए गंगा से विज्ञानियों ने। 3 मिलीग्राम प्रति लीटर ऑक्सीजन में मिला है बनारस के राजघाट और कीती में। 5 मिलीग्राम प्रति लीटर ऑक्सीजन को जीवों के लिए बेहतर माना जाता है। गर्भावस्था में मतली के लिए जिम्मेदार हार्मोन की पहचान। गर्भवती महिलाओं में GDF-15 रक्त में हो जाता है संचारित। शोधकर्ता बोले कि खोज से मॉर्निंग सिकनेस का होगा बेहतर इलाज। तनाव के दौरान कई ऊतक स्रावित करते हैं GDF-15। स्ट्रीम ऑफ मेमोरी। बंतुल के योग्यकार्ता में स्ट्रीम ऑफ मेमोरी में मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों की कहानी का मंचन। ये ओवेरियन ट्यूमर क्या होता है? ओवेरियन ट्यूमर या कैंसर महिलाओं को होता है, यह खतरनाक है। ओवरी यानी अंडाशय और फिलोपियन ट्यूब के आसपास असमान कोशिकाएं यानी कि सेल्स बढ़ने लगती है और यह धीरे धीरे फैलती है। कोशिकाओं के फैलने की प्रक्रिया कैंसर वाला ट्यूमर बनाती है। यह शरीर के बाकी अंगों तक फैलती है। भोजन के बाद इंसुलिन का बढ़ना स्वास्थ्य के लिए खराब नहीं है, अनुसंधान कह रहा है। हाउंड बना 4 पैरों वाला सबसे तेज रोबोट। सौर ज्वाला में से पृथ्वी पर रेडियो संचार बाधित। नासा के टेलीस्कोप ने सौर ज्वाला की तस्वीर खींची। वैज्ञानिकों ने कहा कि 2017 के बाद यह सबसे बड़ी और सौर ज्वाला है। गुरुवार को सौर ज्वाला का कारण धरती के कई हिस्सों में 2 घंटे तक रेडियो संचार बाधित रहा। ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।
मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कोई आपका सवाल हुआ करे तो बताया करिए।